कहने के लिए तो ये नीट और क्लास 12 के 7-8 चैप्टर बनता है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहो तो सिर्फ एक पेज में कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो कुछ एप्लीकेबल होता है वही सब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और अगर आप इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ोगे ना तो फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हो जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो आज मैं आपको ये 7-8 चैप्टर का पूरा बर्डन सिर्फ एक पेज में कराने वाला हूं। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटर्स, इंडक्टर, सब कुछ आपका हो जाएगा सिर्फ एक ही पेज में। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। उसी के साथ में आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी टर्म्स जानोगे, कैसे कौन सी टर्म को किससे रिप्लेस करना है तो मैग्नेटिज्म बन जाएगा, कौन इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कौन मैग्नेटिक डाइपोल है, हर एक चीज, उसमें भी बार मैग्नेट हो या फिर कॉइल हो, सबके बारे में। जो कूलम्स लॉ है, बायट-सवर्ट्स लॉ है, गॉस लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, ये रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ बेटा आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना कंपैरिजन करके, वो सारी चीजें मैं लेके आया हूं आपके लिए। आप देखो स्ट्रेट वायर के लिए, प्लेन शीट के लिए सारे गॉस लॉ के एप्लीकेशन तो है, कितनी इंपॉर्टेंट है, सब इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, रिंग के आसपास, हाफ रिंग, सब कुछ, सोलेनॉइड एंड एवरी डैम थिंग। इसी के साथ में ये जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और टीचर्स मिस आउट कर देते हैं एनसीईआरटी में से, वो भी मैंने लिया, पोलराइजेशन वर्सेस मैग्नेटाइजेशन, और कैपेसिटर्स और इंडक्टर का कंपैरिजन विद देयर फार्मूला, देयर एनर्जीज एंड एवरी डैम थिंग। और इसके बाद में एक बोनस है जिससे आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अलग नहीं देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक ही बना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह समझोगे। समझ गए? चलो शुरू करते हैं फिर। चार्ज के आसपास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही मैग्नेट्स के आसपास होती है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ती है। लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस ये दोनों सेम ही मीनिंग करती है आपके लेवल पे, रियलिटी में कॉन्सेप्ट वाइज ये दोनों अलग होती है। ठीक है, तो अभी हम लाइंस ऑफ फोर्स वर्ड अवॉइड करके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वर्ड यूज करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनाई जाती है, किसी भी चार्ज से परपेंडिकुलरली निकलती हुई या चार्ज के अंदर परपेंडिकुलरली आती हुई। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली आउटवर्ड निकालता है और नेगेटिव चार्ज किसी भी फील्ड को रेडियली इनवर्ड लेता है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आप एक अंतर देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में नहीं होती, निकलती है तो निकल जाती है, वापस आती है तो वापस आती है, कहीं ऐसा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में आपको दिखी हो। लेकिन मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल से जो लाइन निकलेगी वही साउथ पोल से अंदर आएगी और ऐसा क्लोज लूप बनाएगी। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन electric field lines and magnetic field lines, that electric field lines are never in closed loop but magnetic field lines are always in closed loop। इसका रीजन भी है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। but positive charge is like a north pole to the magnetism, negative charge is like a south pole to the magnetism। यहाँ पॉजिटिव से ओरिजिनेशन है, यहाँ नॉर्थ से ओरिजिनेशन है, यहाँ पे नेगेटिव पे टर्मिनेशन है और यहाँ पे साउथ पे टर्मिनेशन है। बाकी सब कुछ सेम, परपेंडिकुलर आती है जाती है, टच नहीं करती एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं करती है, सब कुछ ठीक है, वो कॉमन है। अब आ जाओ यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जब बाजू बाजू में आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही होता है यहाँ पे कि नॉर्थ और साउथ अपोजिट पोल बाजू बाजू में आते हैं तो अट्रैक्ट करता है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, फील्ड्स सिमिलर बिहेव करती है, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर रही है क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है। यहाँ पे भी दोनों सेम पोल है, लाइक पोल है, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हुए सेम तरीके की मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस ही होते हैं जो फील्ड आपको बना के देते हैं, सिर्फ चार्जेस हैं जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। लेकिन मैग्नेटिज्म में आपको एक बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड देगा,
आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड देगा, या फिर एक करंट कैरिंग कॉइल भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देगी, जिसको आप सोलेनॉइड या टॉरॉइड के नाम से बुला सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म में सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कई अलग अलग तरीके के हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सिर्फ चार्ज की वजह से सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मैग्नेटिज्म में हमें बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर्स दोनों के थ्रू पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब आ जाओ यहां पे। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज था, उसी तरह मैग्नेटिज्म में करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर तो बार मैग्नेट है, या बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, जो भी, बट मैग्नेटिक मटेरियल है कोई। अब जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी कि किसी भी चार्ज की वजह से कोई एक जगह पे कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, उसका मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो होती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है इस चार्ज की वजह से, कोई टेस्ट चार्ज जो यहां बैठा है उस पे, और वो चार्ज की वैल्यू डिवाइड करने पे। तो फोर्स अपॉन चार्ज का वैल्यू ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू है। जिसको सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में डिफरेंस पता है, कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दो ताकि मुझे समझे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। अब आ जाओ यहां पे, फोर्स अपॉन चार्ज ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। फोर्स अपॉन चार्ज है ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बनाएंगे। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट टर्म है ना, उसमें इंटेंसिटी वर्ड नहीं यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम आगे जाके मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर डाया पैरा फेरो वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। वो इंटेंसिटी अलग टर्म है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अलग टर्म है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कितनी स्ट्रांग है वो बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज की गई है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड जहां कितनी स्ट्रांग है वो बताने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टर्म यूज की गई है। ये ई बार से रिप्रेजेंट होती है, ये बी बार से, क्योंकि दोनों की दोनों वेक्टर टर्म्स है। समझ में आ गया? इसके बाद जैसे यहां यूनिट था न्यूटन पर कूलम, यहां यूनिट है टेस्ला। समझ गए? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का यूनिट है। कभी कभी हम इसको सिंपली सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बुला सकते हैं, लेकिन कंप्लीट टर्म क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग एनी सरफेस। तो ई बार डॉट एस बार, एस बार जो है वो सरफेस एरिया है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट तो फ्लक्स आ गया। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिमिलर है यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर है, बस यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करके मैग्नेटिक फील्ड रख दो, बाकी सरफेस एरिया एज इट इज, वही डॉट प्रोडक्ट हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से सिंपली रिप्लेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड यू विल गेट फ्लक्स हियर। समझ में आ गया? सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस करते जाना है। ऐसे ही हर एक टर्म को आप रिप्लेस करते जाओ, पूरा मैग्नेटिज्म बनते जाएगा। अब आ जाओ यहां पे परमिटिविटी। परमिटिविटी यानी कोई भी मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है वो मीडियम टू मीडियम वेरी करती है। सेम अमाउंट, सेम चार्ज एयर के अंदर अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो वाटर के अंदर अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो कोई गैस के अंदर अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो उस मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। इसी तरह परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, उसका यूनिट है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन परमिएबिलिटी जो होती है वो म्यू नॉट से रिप्रेजेंट होती है, और ये मैग्नेटिज्म के लिए आती है कि कोई भी मीडियम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है उसी सेम बार मैग्नेट से। समझ में आया? तो परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ई था, तो यहां ई का एक ऐसा ही सिमिलर सिंबल है, और यहां मैग्नेटिज्म के एम का वही सिमिलर सिंबल है। समझ गए? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। याद रख लेना इसको, दोनों के यूनिट्स अलग अलग है, दोनों की वैल्यूज भी अलग अलग है, और आपको ये टर्म्स को याद रख के बैठना है कि ये हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। सिर्फ और सिर्फ
वैक्यूम के लिए अभी के लिए मैंने वैल्यूज लिखी है, यानी फ्री स्पेस के लिए। अब आ जाओ यहां पे, आपको जहां जहां एप्सिलॉन नॉट दिखेगा, ठीक है, वहां वहां आपको म्यू नॉट से रिप्लेस करना है, लेकिन न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप जहां पे भी म्यू नॉट लिखा हुआ होगा ना, उसकी जगह 1/एप्सिलॉन नॉट कर दो, या एप्सिलॉन नॉट कहीं लिखा हुआ होगा तो उसकी जगह 1/म्यू नॉट कर दो। ऐसा आपको उल्टा करना है, ठीक है। तो आपको 1/4π/एप्सिलॉन नॉट यहां दिख रहा है, जहां डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन है, ठीक है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट को आपको म्यू नॉट से रिप्लेस कर देना है, इसीलिए 1/एप्सिलॉन नॉट आपका म्यू नॉट हो गया, बस। बाकी कांस्टेंट 4π का 4π ही है। जहां जहां म्यू नॉट दिखे वहां वहां 1/एप्सिलॉन नॉट, जहां जहां एप्सिलॉन नॉट दिखे वहां 1/म्यू नॉट, बस इतना सा करना है। और म्यू नॉट जो है ना, सिर्फ न्यूमरेटर में मिलेगा आपको हर फॉर्मूला में, इसलिए टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे 1/4π/एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से बुलाते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जो कूलम्स लॉ में यूज करते हैं। वो 1/4π/एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है, वही वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4π तरीके से मैग्नेटिज्म में लगती है, और वो होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये देखो ना, म्यू नॉट में 4π × 10⁻⁷ था, डिवाइड बाय 4π कर दोगे तो 4π 4π नो 4π, हो गया सिंपल। अब आ जाओ यहां पे डाइपोल मूवमेंट पे। डाइपोल मूवमेंट जो है ये p बार से रिप्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिज्म में m बार से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये डाइपोल मूवमेंट एक तरीके का स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझने का तरीका है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपने ऑब्वियसली ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि अगर एक बार मैग्नेट को ऐसे लटका दिया जाए धागे के साथ में, तो अपने आप वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ के अलॉन्ग अलाइन हो जाएगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना, टॉर्क, जितना फास्ट ये टर्न होगा उतना ज्यादा मोमेंट उसका, उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट, उतना ज्यादा टॉर्क, वही है डाइपोल मूवमेंट। किसी भी डाइपोल का ये टर्न करने का कितना खुद का स्ट्रेंथ है, वो है उसका डाइपोल का मोमेंट। डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज थोड़े से डिस्टेंस पर रख दो, जो डिस्टेंस है 2a, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस a, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस a, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2a। क्लियर है? अब इसको हम बोलते हैं डाइपोल। पोल पोल डाइपोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट वैल्यू, हो गया आपका काम खत्म, यही है डाइपोल। इसी तरह मैग्नेटिज्म में डाइपोल दो तरीके से देख सकते हो। मैग्नेटिज्म की एक खास बात है, मैग्नेटिज्म में कभी भी एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिज्म में पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? यूनिपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। सो यहां पे आप अगर एक सोलेनॉइड ले लो, जिसको हम कॉइल बोले, या करंट कैरिंग लूप ले लो, हर किसी में एक तरफ नॉर्थ तो दूसरी तरफ साउथ बन जाएगा। यहां पे बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ तो एक तरफ साउथ बन गया, तो ये है आपके डाइपोल्स। समझ में आ गया? अब इसमें यहां नॉर्थ पोल बना तो यहां साउथ पोल, तो नॉर्थ यहां है बार मैग्नेट में, तो साउथ यहां है, तो वही है आपके डाइपोल। अब ये दो पोल्स के बीच के डिस्टेंस को हम L और L 2L लिखेंगे। यहां पे भी हम ऐसे सेंटर से L और L ऐसे 2L बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको किस तरीके से? यहां 2A लिखा है टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, और यहां 2L लिखा है दो पोल के बीच के डिस्टेंस को। अब आ जाओ यहां पे, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज, जो कि डाइपोल के हर एक पोल की स्ट्रेंथ है ना, ये डाइपोल, उसका ये एक पोल, ये दूसरा पोल, कोई भी पोल कितना स्ट्रांग है वो उसके चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये उस चार्ज की वैल्यू है जो कि एक पोल की स्ट्रेंथ के जैसे मान सकते हो। और ये हो गया 2a विच इज द डाइपोल लेंथ, ये है ना 2a। उसी तरह से मैग्नेटिज्म में जो डाइपोल मूवमेंट होता है, उसमें हम ये मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ गिनते हैं। मैग्नेट के पोल की स्ट्रेंथ जो हम लिखते हैं वो QM से लिखी जा सकती है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बाकी पोल स्ट्रेंथ का टर्म अलग अलग सिंबल से भी लिखते हैं अलग अलग बुक्स में, लेकिन आपकी एनसीईआरटी पोल स्ट्रेंथ को QM लिखती है, और ये बार मैग्नेट के लिए स्पेसिफिकली है। पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, वही सेम फॉर्मूला है। जैसे यहां 2A है, यहां 2L है, खत्म। यहां
एक पोल की स्ट्रेंथ चार्ज से रिप्रेजेंट होती है, यहां पोल स्ट्रेंथ QM से रिप्रेजेंट होती है, सिंपल इज दैट। इसके अलावा अगर हमारे पास सोलेनॉइड या करंट कैरिंग कॉइल है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ, उसके लिए जो हम डाइपोल मोमेंट लिखते हैं वो हो जाएगा NIA। N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I is current flowing through that circuit and A is the area of a coil। समझ में आ गया? ये आपके डाइपोल मोमेंट्स की बात हो गई। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन सिंपली सी दैट बाय दैट एरो। और डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ होता है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा सेंटर से ऐसा बना देते हैं। इसमें भी यहां नेगेटिव चार्ज की तरह यहां साउथ होता है और पॉजिटिव चार्ज की तरह यहां नॉर्थ होता है, तो साउथ से नॉर्थ होता है। समझ में आ गया? मैंने आपको यहां पे भी बताया, जैसे यहां नेगेटिव चार्ज है वैसे यहां साउथ पोल है, जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज है वैसे यहां नॉर्थ पोल है। तो जैसे डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट इन मैग्नेटिज्म इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आई होप यू गॉट दिस। इसी के साथ में ये डाइपोल के एक्सिस पे, ये रहा एक्सिस, ये रहा आपका इक्वेटर। एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ होता है, वो होता है E इज इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप K लिख के रिप्लेस कर सकते हो, ये K 2P/r³। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अलोंग द एक्सिस। तो इस फॉर्मूले को आपको रिप्लेस करना है तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना होगा μ0/4 पाई से, हो गया। इसी के साथ में 2 का 2 रहेगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक विल रिप्लेस्ड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिज्म और r³ का r³। और ये हो गया कि यहां पे बार मैग्नेट हो या कॉइल, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंपल कंपैरिजन हो गया। वहीं पे इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इक्वेटर यानी ये लाइन सेंटर ऑफ द डाइपोल से पास होती हुई एक्सिस ऑफ द डाइपोल से परपेंडिकुलर की लाइन, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसका फॉर्मूला है माइनस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। P/r³ जो है, P की जगह आपको पता है कि अभी M आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा μ0/4 पाई। Minus remains same, r³ remains same, and this becomes the formula for magnetic field induction on the equator of a dipole। समझ में आ गया? यहां पे जिस तरह ये डाइपोल के लिए टॉर्क बनाना है तो टॉर्क इज P/x E। टॉर्क क्या है? डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे टॉर्क क्या है? डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे P डाइपोल मोमेंट था, यहां पे M डाइपोल मोमेंट है, यहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड B है। तो P sin थीटा वही बन जाता है MB sin थीटा। इट इज दैट सिंपल गाइस। और वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पूछ ले कोई भी डाइपोल के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो P विल बी रिप्लेस्ड बाय M, E विल बी रिप्लेस्ड बाय B। बस हो गया आपका ये भी फॉर्मूला। बाकी माइनस का माइनस, डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट, एनर्जी स्केलर, टॉर्क वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, सब वही चल रहा है। क्या कुछ अलग है क्या? नहीं ना। तो आई होप कि आप अभी इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हमारे लॉस पे। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ है, ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म में बायट-सेवर्ट्स लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सोर्स कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड का? चार्ज। वैसे ही बायट-सेवर्ट्स लॉ में यानी मैग्नेटिज्म के केस में सोर्स इज करंट कैरिंग कंडक्टर। हम बात कर रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की, जहां पे आइडियल इसको आप करंट कैरिंग एलिमेंट लेते हैं और वो आपका सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। याद रखना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q चार्ज, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आइडियल। आजकल ना सीबीएसई जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए प्लीज ध्यान रखना। अब फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कूलम्स लॉ का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r³ इंटू r बार। अब ये वेक्टर फॉर्म है इसलिए यहां पे r³ लिखा हुआ है,
अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे तो यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा ये मैग्नीट्यूड फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही बायट-सेवर्ट्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में नीचे देखो आर क्यूब है, इसका भी मैग्नीट्यूड फॉर्म लोगे तो यहां से कैंसिल होके आर स्क्वायर आ जाएगा, जैसे यहां पे हो रहा है। तो दोनों के दोनों सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला है, फर्क ये है ये फोर्स का फॉर्मूला है और ये मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला है बस। बाकी आप देख लोगे तो यहां पे सोर्स चार्ज था तो फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज की वैल्यू, यहां पे सोर्स जो है आइडियल है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आइडियल। बाकी तो आर तो इसीलिए है ताकि वेक्टर फॉर्म बना पाओ। देखो कितना कंपैरिजन है, यहां पे भी आप समझ चुके ही होगे अभी तक तो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर दिया है। इज दैट सिंपल गाइस? अब आ जाओ आगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज चला जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा और वो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू ई बार, चार्ज की वैल्यू और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। वैसे ही कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज अगर घुस गया तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी क्यू वी बार क्रॉस बी बार। वो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल वाली है और चार्ज की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी वो चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। बस फर्क इतना सा है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वही फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो। और उसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स जो लगती है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी, जिसको आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अगर चार्ज ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो पहले चार्ज के तरफ आप अपनी सारी उंगलियां रखो, पाम जो है आपका वो मैग्नेटिक फील्ड के तरफ होना चाहिए। तो वेलोसिटी v बार क्रॉस b बार, थंब ऊपर आया, फोर्स ऊपर लगेगा, चार्ज ऐसे ऊपर टर्न कर जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी है। तो ये डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है v बार क्रॉस b बार करके। समझ में आ गया? अब आ जाओ यहां पे, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं गॉस लॉ जो कि कहता है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इन चार्ज इनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे भी आप ध्यान से देखोगे तो ये फ्लक्स का ही तो फॉर्मूला है और क्या है, ई बार डॉट एस बार, वही है, इंटीग्रल फॉर्म में लिखा है बस। तो कोई भी चार्ज के आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाओ जो इमेजिनरी हो, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, रिप्लेस इट विद म्यू नॉट। देखो यहाँ म्यू नॉट से रिप्लेस कर दिया, जैसे यहाँ चार्ज है यहाँ करंट हो गया, खत्म हो गया। बाकी आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे सरफेस एरिया है, लेकिन बस फर्क इतना सा है एम्पियर्स लॉ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस हो गई, बट ये ds बार की जगह dl बार लाइन लिखना पड़ता है। हमने एक क्लोज लूप बनाना होता है एम्पियर्स लॉ में, और गॉस लॉ में एक क्लोज्ड सरफेस होता है, पूरा पैक कर देना है सरफेस बना के। लेकिन यहां सिर्फ हमें एक लूप बनाना होता है किसी भी वायर के आसपास, किसी भी कंडक्टर के आसपास। फिर एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई जरूर किया गया। किसने मॉडिफाई किया बेटा? बोलो। एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में मैक्सवेल ने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या फिर एम्पियर मैक्सवेल लॉ बनाया, जिसमें उसने एक क्लोज लूप की जगह पूरा एक 3D सरफेस ऐसा दिलवाया। याद आ रहा है कुछ? तो बस वहीं पे हमारा एम्पियर्स लॉ मॉडिफाई हो चुका है। एम्पियर्स लॉ वैलिड है बस आपके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर तक। आप जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में जाते हो वहां पे ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ हो जाता है। ठीक है, आपको मैं फिर भी बता दूं, गॉस लॉ अगर पूछे तो ये लिखना है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म पूछे जो कि इस बार सैंपल पेपर में पूछा था, आपको उसमें सेम लिख लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, हटा दो, रिप्लेस कर दिया, यहां पे ds बार का ds बार, और ये आंसर 0। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ आप पूरा क्लोज सरफेस लोगे और दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, ये प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो यहां नेट चार्ज 0 आ जाएगा, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0। वही मैग्नेटिज्म में तो कभी भी क्लोज लूप लोगे तो हर एक चीज डाइपोल में ही एग्जिस्ट करती है। जितनी लाइन यहां से बाहर निकली उतनी अंदर आ गई, जितनी बाहर निकली उतनी अंदर आ गई। इसका सिंपल सा मतलब है भाई कि आप लोगों को गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के केस में फ्लक्स को 0 कर देना होता है, बस एज सिंपल एज दैट, क्योंकि वो हमेशा डाइपोल में ही होते हैं मैग्नेट्स। अब आ जाओ यहां पे, रिंग के एक्सिस पे
अगर ये पूरी एक चार्ज रिंग है, उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है टोटल, उसकी वैल्यू इनटू एक्स, डिस्टेंस कितना है अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर रेज टू 3/2। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, याद रखना। अब आ जाओ मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में अगर कोई रिंग है जिसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां पे क्या था, एप्सिलॉन है, यहां पे म्यू नॉट आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई जो करंट है वो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। आप जरा देख लो, सिर्फ ये टर्म चेंज हो रही है, बाकी तो पूरा का पूरा फॉर्मूला कितना सिमिलर लग रहा है। अब सेंटर पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट सब तरीके से ऐसे फोर्स लग जाएगी, जैसे अर्थ के सेंटर पे जी 0 होता है ना, उसी तरीके से यहां पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जा रही है रिंग के। लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिज्म में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर ऑफ द रिंग पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर टर्म्स है, उसका डायरेक्शन निकालना पड़ता है। मैग्नेटिज्म के केस में आप सिंपली राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हो कि करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आ जाओ यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट वायर के आसपास में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सिंपल है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाले केस में, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करता तो 2 लैम्बडा, और ये आर का आर। तो ये फॉर्मूला भी चलेगा, ये फॉर्मूला भी चलेगा, कभी कभी आपको ये फॉर्मूला शॉर्टकट में आंसर दे देगा। क्यों, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ तो आपको पता ही है, और 2 पाई अपॉन आर सिंपल हो जाएगा, सॉरी 2 लैम्बडा अपॉन आर सिंपल हो जाएगा। इसी तरह से प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पे कितनी में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव होती है, नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे तो अट्रैक्टिव होगी, याद रख लेना। उस हिसाब से आप, ऐसा अगर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन है तो प्लस दोगे, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन है तो माइनस साइन दे दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्सिस पोजीशन, जैसे कि अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग है उसको प्लस साइन दो, नेगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग है उसको माइनस साइन दो, याद रखना। बस चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज नेगेटिव है, उस हिसाब से यहां प्लस माइनस मत देना, ये मिस्टेक करते बहुत सारे बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी से, ठीक है। तो ये सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव इसलिए प्लस, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये माइनस होता, बस उतना सा काम है, ठीक है, याद रख लेना। और ये एक प्लेन ऑफ शीट की वजह से, 2 प्लेन वाला कर लेना केस, वो इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, बट वो प्लीज करना। शेल या कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर यानी पूरा मेटल से बना हुआ, भले अंदर से भरा हुआ हो, और शेल यानी फर्क नहीं पड़ता वो मेटल से बनी है नॉन मेटल से बनी है, बट अंदर से खाली है, समझ में आ गया। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू चार्ज की वैल्यू जो टोटल स्फीयर पे है, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर, सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, और पोटेंशियल यहां पे सेम एज इनसाइड के क्यू अपॉन आर होता है, देखो ठीक है, पोटेंशियल सेम है सरफेस पे और अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी शेल के अंदर 0 होती है और सरफेस पे होते है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जैसे सरफेस से बाहर निकलोगे, दूर जाओगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर कहलाया जाएगा, यहां पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, इस साइड अंदर कोई भी पोजीशन पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, और यहां पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो जैसे ही हम बाहर निकल गए, स्मॉल आर बिकम्स ग्रेटर देन कैपिटल आर, कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू सेम ही है अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यहां जो कैपिटल आर स्क्वायर था यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, और उसी तरह से पोटेंशियल का फॉर्मूला में भी यहाँ पे जो कैपिटल आर था वो स्मॉल आर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूले बहुत सिमिलर है, बस डिस्टेंस चेंज हो जाता है, याद रख लेना। और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी कि अगर मुझे कोई चार्ज को यहां से यहां शिफ्ट करना है
तो जीरो वर्क डन लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस और अंदर दोनों जगह सेम है। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया। अब आ जाओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर के आसपास में करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर लूप में होगी। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कर्व्ड होगी, तो इस डायरेक्शन में घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बनाने के लिए ऊपर 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷, सिंपल हो गया ये। और यहाँ 2 आई अपॉन आर है ना, तो ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। कैलकुलेशन आसान बनाना है तो ये यूज कर लेना। अब आ जाओ रिंग में। रिंग के सेंटर पे तो मैंने आपको बता दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर हाफ रिंग होगी तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। 2 का हाफ कर दो, मतलब इस फॉर्मूला को डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो 2 इंटू 2 4, डिनोमिनेटर में आ गया 4। इसी तरह से इसको और आधी रिंग को काट दोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर हो जाएगा। सिंपल है। सोलेनॉइड ऐसा लूप जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ के साथ में कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर रखोगे तो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑब्वियसली, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। और इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली बार मैग्नेट जैसी मिलती है, और यही उसकी खास बात है। ऊपर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसमें आप करंट दोगे तब भी वो चलेगा। तो बार मैग्नेट से बेटर काम कर सकता है बहुत सारे जगह पे। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के अंदर में आपने देखा होगा कि वहां पे हम एक डाई इलेक्ट्रिक लेते हैं और उस डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज करते हैं। वो पोलराइजेशन को हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में पोलराइजेशन के डायग्राम के बाजू में नीचे साइड में दिया हुआ है ये फॉर्मूला। जो पोलराइजेशन P है वो होता है एप्सिलॉन नॉट खाई। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ये। आपने ससेप्टिबिलिटी सिर्फ मैग्नेटिज्म चैप्टर में ही पढ़ी होगी, बट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है कि वो पर्टिकुलर मीडियम के साथ कितना ससेप्टिबल है हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। तो ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रख लेना, और इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। वैसे ही मैग्नेटिज्म में आपने देखा होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो मटेरियल जो है अपने आप उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को मतलब अपने आप मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करते हैं, यानी मैग्नेटाइजेशन होता है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पोलराइजेशन को P, मैग्नेटाइजेशन को M। मैग्नेटाइजेशन होता है ससेप्टिबिलिटी इनटू H। ससेप्टिबिलिटी अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और H मैग्नेटिक इंटेंसिटी। याद रखना ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, लिखने के लिए इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हो, लेकिन ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H से रिप्रेजेंट होती है और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B से। आप मैक्सिमम टाइम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे कैपेसिटर वर्सेस इंडक्टर। कैपेसिटर के अंदर में ऐसा सिंबल हम बता सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और कैपेसिटेंस होता है Q अपॉन V, जिसका यूनिट होता है फैराड। कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने की हमारी कैपेसिटी है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कितनी स्टोर। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह से इंडक्टर के अंदर होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मतलब होता है फ्लक्स अपॉन करंट, कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर सकता है, वो उसका इंडक्टेंस है। जैसे कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड तो इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। समझ में आ गया। दोनों साइंटिस्ट के नाम है, इसलिए सिर्फ सिंबल लिखोगे तो कैपिटल में लिखना, पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट मीडियम जो यहां है उसका परमिटिविटी, और D डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। और K तो आपको पता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये K, ये 9 × 10⁹ नहीं है, ये K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रहेगा, कैपेसिटर में जो भी K दिखेगा वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कोई नंबर दिखेगा, सिंपल सा। ठीक है, यहां पे अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का शॉर्टकट नहीं यूज करते हम। अब आ जाओ यहां पे इंडक्टेंस में। इंडक्टर के अंदर सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस अगर मैं लिखूं तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। म्यू नॉट पता है परमिएबिलिटी, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये एल जो है वो कितनी लेंथ है वो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये रहा। समझ में आ गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो यहां एन स्क्वायर की जगह N1 N2 कर दो, एल तो एल ही है, एरिया तो फर्स्ट कॉइल का एरिया है ना,
पाई R1 स्क्वायर हो गया। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस आ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर। यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितनी होती है, हाफ LI स्क्वायर। खत्म बात। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हो गया और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दोगे, क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है तो म्यू नॉट आता है, तो एप्सिलॉन होगा तो 1 अपॉन म्यू नॉट आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट है तो 1 अपॉन म्यू नॉट हो गया, E स्क्वायर का B स्क्वायर हो गया। यही तो कन्वर्जन है, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है ना। यही फॉर्मूला आप EM वेव्स चैप्टर में भी यूज करते हो, याद करना। बस वहां ना एवरेज लेने के बाद हम 1/2 को 1/4 कर देते, 1/4 करके हम बात करते फिर। एनी विच वेज कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करोगे, नेट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। यहां पे इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सिंपल सा एडिशन से काम हो जाएगा। कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 से आंसर आ जाएगा। और पैरेलल में इंडक्टर्स से कनेक्ट करोगे तो 1/L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 से का आंसर आ जाएगा। यानी कि ये इंडक्टर्स रेजिस्टर्स जैसा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन कैपेसिटर्स आपको उससे अपोजिट फॉर्मूला यूज करते हुए दिखेंगे। तो इंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस का लॉजिक याद रखो और कैपेसिटर के लिए उसका उल्टा लॉजिक। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर किया और अल्टीमेटली कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को हम कंपेयर कर चुके। समझ में आया कि नहीं। तो ये था आप लोगों के लिए पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैं आपको बोनस देता हूं, ध्यान से देखो। हर एक चीज शुरू हुई सिर्फ चार्ज से। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना बड़ा चैप्टर सिर्फ एक छोटे से चार्ज ने बनाया है। कैसे? अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यानी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पूरा चार्ज को रेस्ट पे मान के चलता है। वैसे ही चार्ज अगर कोई मोशन करने लगा, यूनिफॉर्म मोशन है, सिंपल सा मान लो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाना बोलेगा नहीं, क्योंकि वो चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि चार्ज है तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। और अगर वो चार्ज मोशन में निकला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा जब वो कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर वो चार्ज एसेलरेटेड मोशन में है, इन दोनों में फर्क पता है ना। यूनिफॉर्म मोशन यानी एसेलरेशन 0, accelerated motion yani there is some acceleration guys, there is some acceleration is not zero। अब अगर वो accelerated motion में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसीलिए ये मैग्नेटिक फील्ड वापस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और दोनों वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगे, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाएंगे और अल्टीमेटली EM वेव बनेगी। याद आ रहा है? तो ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को बनाते जाएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी भाई। तो ऐसे सिर्फ एक छोटू सा सिंपल सा चार्ज वो कौन से स्टेट ऑफ मोशन में है उससे डिसाइड करता है कि वो क्या बना सकता है। समझे क्या? ये हमारा EM वेव्स चैप्टर का लॉजिक हो गया यहां पे क्लियर। अब एसेलरेटेड मोशन में आप चार्ज ऐसा स्पीड अप करता हुआ भी भेज सकते हो या फिर ऑसिलेट करता हुआ भी भेज सकते हो या UCM करता हुआ भी भेज सकते हो या नॉन UCM करता हुआ भी भेज सकते हो। सो इसीलिए हमें मैकेनिक्स पढ़ना भी जरूरी है ताकि हम ऑसिलेशन, UCM, नॉन UCM ये सब जाने और हमारे लिए इन चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ के मैग्नेटिज्म को पढ़ना भी जरूरी है और अल्टीमेटली EM वेव्स को पढ़ना भी जरूरी है। और ये सब हो जाए फिर हमें मॉडर्न फिजिक्स में उस चार्ज के बारे में भी पढ़ना जरूरी है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। सो ये कितनी खूबसूरत स्लाइड है बेटा। पूरा हमारा फिजिक्स एक ही पेज पे आ रहा है। मैकेनिक्स हो, काइनेमेटिक्स हो या फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो। समझ गए कि नहीं? तो देखो, अगर आपको ये EM वेव्स चैप्टर में ना ये मस्त हिस्टोरिकल पार्ट है, अगर ये कहानी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करना, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी जानना चाहते हैं
और मैं आपको अगला वीडियो इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी के ऊपर बनाऊंगा। कैसे हेंस ऑरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया और वहां से लेके हम मार्कोनी तक आ गए और हमने एक्चुअली में एक एफएम रेडियो ये सब बना चुके। समझ में आया? जिससे आज हम जब चाहे तब वायरलेसली किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अल्टीमेटली आप आज इसी वजह से ये वीडियो भी यूट्यूब पे देख पा रहे हैं। सो मस्त कहानी है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताना। बाकी फिजिक्स को इसी तरह से पढ़ते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताना। बाय, सी यू, टेक केयर।